नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, भारत के दिल से होकर गुजरने वाली उसकी धमनियों की यात्रा पर। ये सिर्फ पानी के बहाव नहीं हैं, बल्कि वो जीवन रेखाएं हैं जो सदियों से इस देश को सींचती आई हैं, जोड़ती आई हैं और इसे एक पहचान देती आई हैं। और यही तो इस पूरे विश्लेषण का सार है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये नदियां पूरे भारत को एक साथ पिरोती हैं, एक जीवन देने वाली शक्ति के रूप में। तो हमारा रूट मैप कैसा दिखेगा? शुरुआत होगी हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से, फिर हम मध्य भारत के दिल को टटोलेंगे, उसके बाद दक्षिण की महान धाराओं से मिलेंगे और आखिर में रेगिस्तान के एक अनोखे रहस्य को जानेंगे। तो पहला पड़ाव है हिमालय। ये वो जगह है जहां से भारत की कुछ सबसे ताकतवर और पवित्र नदियां जन्म लेती हैं, जो बर्फ से ढके पहाड़ों से अपना लंबा सफर शुरू करती हैं। और जब हिमालय का जिक्र हो तो जाहिर है सबसे पहला नाम गंगा का ही आता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था और सच कहें तो जिंदगी का ही दूसरा नाम है। गंगा का सफर, अरे ये किसी महाकाव्य से कम थोड़ी है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर ये नदी भारत के सबसे घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों को जिंदगी देती है और फिर एक लंबी यात्रा के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 2525 किलोमीटर। ये सफर इतना लंबा है कि ये पूरे देश की लंबाई के लगभग बराबर है, और यही चीज इसे भारत की सबसे अहम नदियों में से एक बनाती है। हिमालय से एक और जबरदस्त नदी निकलती है, लेकिन इसकी कहानी ना थोड़ी अलग है। ये वो नदी है जो भारत में आने से पहले एक दूसरे देश में एक दूसरे ही नाम से बहती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का सफर तो सच में बड़ा अनोखा है। तिब्बत में इसे यारलुंग त्संगपो कहते हैं। वहां से निकलकर ये एक नाटकीय मोड़ लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है, और फिर असम के मैदानों को सींचते हुए ये इस पूरे इलाके की जीवन रेखा बन जाती है। अब बात करते हैं सिंधु और उसकी उन 5 मशहूर सहायक नदियों की, जिनके नाम पर पंजाब का नाम पड़ा। पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी, यानी 5 पानियों की धरती। ये है वो 5 धाराएं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सब मिलकर सिंधु नदी प्रणाली बनाती हैं, जिसने हजारों सालों से इस उपजाऊ क्षेत्र को एक पहचान दी है। चलिए अब हिमालय को पीछे छोड़ते हैं और भारत के दिल में चलते हैं, यानी मध्य भारत में। यहाँ की नदियाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाती हैं, जो देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग है। यहाँ मिलती हैं नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। अब देखिए, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये दोनों इस चलन को तोड़ती हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं, जो इन्हें भौगोलिक रूप से बहुत खास बना देता है। तो एक पैटर्न साफ दिख रहा है ना? नर्मदा और ताप्ती के ही तरह माही नदी का बहाव भी पश्चिम की तरफ ही है। ये तीनों मिलकर मध्य भारत के पश्चिमी ढलान का मिजाज तय करती हैं। हमारा सफर अब और दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, दक्कन के प्राचीन पठार की जीवन रेखाओं की तरफ। और दक्षिण भारत में हमारा स्वागत करती है गोदावरी। ये अपने आकार और महत्व में इतनी बड़ी है कि इसे अक्सर उत्तर की महान नदी गंगा की उपाधि दी जाती है। लेकिन गोदावरी को दक्षिण की गंगा आखिर कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि इसका विशाल फैलाव और सांस्कृतिक महत्व दक्षिण भारत के लिए ठीक वैसा ही है जैसा उत्तर भारत के लिए गंगा का है। गोदावरी अकेली नहीं है, इसके साथ ही दक्षिण की एक और बड़ी नदी है कृष्णा। और मजे की बात यह है कि दोनों ही महाराष्ट्र से अपना सफर शुरू करती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। 1465 किलोमीटर। सोचिए जरा, गोदावरी की ये विशाल लंबाई ही इसे दक्षिण की गंगा का खिताब दिलाती है, जो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को सींचती है। और अब हमारी यात्रा का आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाला पड़ाव, हम पश्चिम के सूखे रेगिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसी नदी से होगी जिसकी कहानी बाकियों से बहुत अलग है। इसका नाम है लूनी। लूनी की कहानी ना नदियों के बारे में हमारी जो आम समझ है उसे पूरी तरह से बदल देती है। ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती तो है, लेकिन किसी सागर या महासागर तक पहुंच ही नहीं पाती। इसका सफर गुजरात के कच्छ के रण में ही खत्म हो जाता है, वहीं ये रेगिस्तान की रेत में खो जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है
क्या हर नदी को समंदर तक पहुंचना ही होता है? लूनी का जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। तो हमारी यात्रा के अंत में हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। हिमालय की बर्फ से लेकर रेगिस्तान की रेत तक ये अलग अलग नदी प्रणालियां ही वो धागे हैं जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बुनती हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। ये नदियां करोड़ों लोगों की जीवन रेखा हैं, पर जिस तरह से समय बदल रहा है, आने वाले कल में इन महान नदियों का सफर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा है।